कलकत्ता हाई कोर्ट में एक दंपत्ति जाते हैं और वहाँ की जो मेन जजों की बेंच होती है उसको लिखित रूप में वकीलों के माध्यम से तहरीर दी जाती है कि सर हमारी एक 31 साल की लड़की होती है जो कि मेडिकल की स्टूडेंट्स होती है और वो जिस हॉस्पिटल में अपनी स्टडी पूरी कर रही है, जिसमें वो प्रैक्टिस के तौर पे काम कर रही है, वहाँ से हॉस्पिटल प्रबंधन जो है उसकी तरफ से एक कॉल आती है। कॉल पे ये बोला जाता है कि आपकी लड़की जीवन की अंतिम सांसें ले रही है, अर्थात उसकी मौत तो हो चुकी है। और ये कॉल पर बताने के बाद में जब हम अपनी लड़की से मिलने के लिए जाते हैं तो तकरीबन हमको 3 घंटे तक वहाँ पे गुमराह किया जाता है और हमारी लड़की को हमसे मिलाया नहीं जाता है। और जब वहाँ पे निकलने वाले जो दूसरे पेशेंट होते हैं वो एक दूसरे से कानों में घुसर घुसर की तरह तरह की आवाज़ें करते हैं, तब हम और बेचैन होते हैं। और उसके बाद में हमको ये जानकारी मिलती है कि हमारी लड़की के साथ में दरिंदगी जैसा घिनौना कृत्य होता है जिसको बलात्कार कहते हैं, और उसका खून करने के बाद में भी उसके मृत शरीर के साथ में बलात्कार किया जाता है। तो ऐसी तहरीर वहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट में जब जज के सामने पहुँचती है तो वो जो वहाँ का हाई कोर्ट होता है वो सख्ते में आता है और जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है उसको सख्त हिदायत देता है कि एक्चुअली वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो 7 दिन का समय मांगती है और 7 दिन का समय मांगने के बाद में वो कहती है हाई कोर्ट को कि अगर 7 दिन के अंदर हम इस जो घटना हुई इसके जितने भी कातिल हैं उनको हम अरेस्ट नहीं कर पाए तो फिर ये जो केस है ये सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें ये जो हाई कोर्ट होता है इसकी एक तलखी और आती है, वो कहती है कि 7 दिन का टाइम क्यों, हो सकता है 7 दिन के अंदर आप जो भी सबूत है उनसे छेड़छाड़ कर सकते हो। तो इसलिए इस जो घटना है इसके जो भी कातिल लोग हैं उनको 5 दिन का टाइम आपको दिया जाता है पकड़ने का, और 5 दिन के अंदर अगर जिसमें वो कातिल पकड़े नहीं जाते हैं तो ये जो भी ये मैटर है ये सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो मित्रों नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मुकेश मिश्रा, मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना ईश्वर से। मित्रों आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना पश्चिम बंगाल एक प्रदेश पड़ता है, उसकी जो राजधानी कोलकाता है। कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज पड़ता है जिसका नाम होता है आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल। तो वहाँ एक 31 साल की महिला लेडी ट्रेनिंग महिला लेडी डॉक्टर होती है और उसके साथ में बलात्कार होता है और जब उसका खून कर दिया जाता है, खून करने के बाद में भी उसके जो मृत शरीर होता है उसके साथ में बलात्कार होता है। और ये मैटर सोशल मीडिया, अखबार, पेपर, हर जगह हर तरफ हाईलाइट हो जाता है, वायरल हो जाता है और जगह जगह पे हर एक रोड, हर एक चौराहे पे पश्चिम बंगाल जो गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ प्रदर्शन होने लगते हैं। और जाहिर सी बात है कि प्रदर्शन होना तो लाजमी था, क्योंकि जब एक डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं होगा तो जो मरीज होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनकी देखरेख कौन कर सकता। फिर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पे तरह तरह के प्रश्न चिन्ह उठने लगे थे। तो जब ये तरह तरह के प्रदर्शन होने लगते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गवर्नमेंट वहाँ की जो ममता बनर्जी की तत्कालीन गवर्नमेंट होती है वो 7 दिन का टाइम मांगती है इनको जो भी वाकया के पीछे जिन कातिलों का हाथ होता है उनको पकड़ने के लिए। और उसके बाद में फिर जो वहाँ के उस कॉलेज के जो ये जो मेडिकल आरजेकर मेडिकल कॉलेज होता है, वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं वो एक खबर उनकी तरफ से निकल के आती है कि एक गार्जियन होने के नाते मैं भी किसी लड़की, किसी पुत्र का बाप हूँ, तो इसलिए मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो लड़की भी जो ट्रेनिंग महिला डॉक्टर थी वो भी हमारी लड़की थी और उसके साथ में ऐसा घिनौना अपराध हुआ है, तो उसके लिए मैं स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा देता हूँ।
और इस्तीफा देने के ठीक अगले दिन जो पश्चिम बंगाल के तत्कालीन गवर्नमेंट है उसने जो कोलकाता मेडिकल कॉलेज है उसका उन्हीं जो जिन्होंने इस्तीफा दिया था उनको उस कोलकाता मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। तो एक बात तो ये पकड़ में आती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जो वहाँ की तत्कालीन ममता बनर्जी गवर्नमेंट होती है तो उस पर शक होने लगता है, और शक होना लाजमी था क्योंकि वहाँ चाहे पुलिस विभाग का कोई भी कर्मचारी हो, चाहे जितना बड़ा वाला अफसर हो, वो हर एक व्यक्ति, चाहे वो हॉस्पिटल प्रबंधन हो, वो हर एक व्यक्ति इस वाक़ये को दबाना चाहता था कि ताकि गवर्नमेंट की बदनामी होगी और जो हॉस्पिटल की जो छवि है हमारी वो भी तरह तरह से आदमी उस पर प्रश्न चिन्ह उठाएगा। तो इस वजह से उस लड़की के साथ में जो भी वाक़या हुआ उसको हर राजनीतिक दल और हर एक पुलिस विभाग का आला अधिकारी भी दबाना चाह रहा था। एक तो कहानी ये है। दूसरी कहानी एक इसमें निकल के ये आती है मित्रों, 55/B शंभुनाथ पंडित रोड निवासी एक व्यक्ति होता है जिसका नाम संजय राय होता है, और यह व्यक्ति 5 अगस्त 2024 को जाता है एक बैठक में शामिल होने के लिए। दरअसल ये पुलिस कल्याण बोर्ड में एक सिटी वॉलंटियर के तौर पे काम करता था, और ये 5 अगस्त 2024 को एक बैठक में शामिल होने के लिए जाता है, और ये वहाँ से तकरीबन 8 तारीख को उस बैठक को संपूर्ण करने के बाद में वापस लौटता है। और ये जो बैठक हो रही थी ये एक जगह पड़ती है सलुआ में हो रही थी, और सलुआ से जहाँ पे ये संजय राय रहता है, जो इसका जहाँ पे इसका मकान है, उसकी दूरी तकरीबन 140 किलोमीटर है। तो वहाँ से ये 8 अगस्त को वापस आता है, और 8 अगस्त को ये दिन के तकरीबन 11:30 बजे एक मरीज को लेकर उस हॉस्पिटल में जाता है और उसको भर्ती करवाता है। भर्ती करवाने के बाद में ये वहाँ से चला आता है, और वहाँ से आने के बाद में ये रात को फिर तकरीबन 8:30 बजे जाता है उसी पेशेंट को देखने के लिए। एक्चुअली कुछ जो भी उसका एक्सरे और जो भी अल्ट्रा और जो भी उसकी अन्य ब्लड टेस्ट वगैरह थे उनको देखने के लिए जाता है। ये ऐसा जो मीडिया हवाले से रिपोर्टें आई निकल के, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये वो रिपोर्ट वगैरह उसकी देखने के बाद में चला आता है, और ये फिर 8 अगस्त की रात को तकरीबन 1:30 बजे ये एक दूसरे पेशेंट को देखने के लिए जाता है, जिस पेशेंट का संभवतः ऑपरेशन होना था। हालांकि जिस व्यक्ति का ऑपरेशन होना था उसके परिवार के भी सदस्य वहाँ पहले से मौजूद थे, लेकिन ये वहाँ 1:30 बजे पहुँचता है और उस मरीज का हाल चाल पूछता है, और हालचाल पूछने के बाद में फिर ये उस बिल्डिंग से नीचे उतर आता है, और ये तकरीबन 2 बजे जो वहाँ का मेडिकल हॉस्पिटल का जो कैंपस होता है उसमें टहलने लगता है। और इसमें एक रोचक जानकारी ये होती है मित्रों कि ये जो टी शर्ट पहने था तो उस पर कोलकाता पुलिस लिखा था, और ये पेशे से एक बॉक्सर भी था, तो लाजमी है कि इसका शरीर कदकाठी वाला था, मजबूत शोल्डर वगैरह, और इसका लंबाई चौड़ाई भी इसकी पर्याप्त थी और मजबूत कदकाठी का ये व्यक्ति था। तो ये हॉस्पिटल प्रबंधन में कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में चला जाता था तो कोई व्यक्ति इसको रोकता टोकता नहीं था। जाहिर सी बात है कि ये पुलिस कोलकाता पुलिस के नाम की एक टी शर्ट भी पहन रखा था, तो इससे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। और उसके बाद में जब इसके खिलाफ में और जानकारियां जुटाई गई तो ये पता चलता है कि पुलिस विभाग के आला अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनके साथ में भी इसका अच्छा खासा इसकी पहुंच थी, उनके साथ में बैठक की थी। तो ये 2 बजे तकरीबन जो ये हॉस्पिटल का कैंपस होता है उसके बाहर आता है, वहाँ पे घूमने टहलने लगता है। एक तो ये कहानी होती है। दूसरी कहानी ये होती है कि उसी 8 अगस्त 2024 की रात 11 बजे एक महिला ट्रेनी डॉक्टर होती है, वो तकरीबन 11 बजे अपने माता पिता से फ़ोन पे बात करती है, और फ़ोन पे बात करने के बाद में वो
अपने माता पिता से कहती है कि अभी थोड़ा रुक के मैं आपसे बात करती हूँ, कुछ हमको राउंड अप पे जाना, जहाँ पे सारे मरीज भर्ती हैं, तो वहाँ पे हमको राउंड अप के लिए जाना है। और जिस लड़की की उम्र तकरीबन 31 साल थी, और जो कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकेंड ईयर की छात्रा थी, और इसी आरजेकर मेडिकल कॉलेज में चेस्ट विभाग में वो इस समय ट्रेनिंग के तौर पे काम कर रही थी। तो जब वो अपने माता पिता से ऐसी बात बोलती है कि हम पेशेंट और मरीजों को देखने के राउंड अप पे जाते हैं, उसके बाद में अभी आपसे बात करते हैं। जाहिर सी बात है, उस दिन उस लड़की की रात्रि की ड्यूटी लगी हुई थी, तो हर एक माता पिता जब उसकी संतान उसके पास नहीं होती है तो नेचुरली है कि अपने बालक से, अपनी संतान से फ़ोन करके उनका कुशल मंगल जानने का प्रयास करते हैं। तो ठीक इसी तरह से जब 11 बजे रात के तकरीबन इनकी बात होती है इनके माता पिता से, तो ये पेशेंटों को या मरीजों को देखने के लिए राउंड अप पे जा रही हैं, ऐसी बात कहने के बाद में फ़ोन काट देती हैं। और ये तकरीबन रात के 2 बजे होते हैं। तो 2 बजे ये अपने जो भी इनके साथी डॉक्टर्स होते हैं, जो भी साथी डॉक्टर्स की इनकी टीम होती है, उसमें कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं, कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं। ये 2 बजे तकरीबन खाना खाते हैं सब लोग साथ में बैठ के, और खाना खाने के बाद में ये वहाँ की जो मेडिकल टीम होती है उसको बोलती है कि मेरे को थकान जैसी लग रही है। तो उसी जो आरजेकर मेडिकल कॉलेज की जो ये चेस्ट डिपार्टमेंट था, उसी के तीसरे फ्लोर पे, तीसरी बिल्डिंग पे जाती हैं, जिसमें एक सेमिनार नाम से हॉल होता है। वहाँ पे आराम करने के लिए जाती हैं, और तकरीबन 3 बजे तक वहाँ रेस्ट करती हैं, आराम करती हैं। उसी बीच होता क्या मित्रों, ये जो संजय राय नाम का जो व्यक्ति होता है, ये उसी हॉस्पिटल की जो तीसरे नंबर की फ्लोर होती है, जिसमें सेमिनार हॉल होता है, जो कि डॉक्टरों के रेस्ट करने के लिए एक पर्सनल तौर पे एक कमरा बनाया जाता है, उसी रूम में ये तकरीबन 3 बजे ये घुसता, सीसीटीवी फुटेज में इसकी इमेज कैच होती है, उसमें कैद होती है कि 3 बजे उस सेमिनार हॉल में ये प्रवेश करता है, घुसता है, और तकरीबन ये 40 से 45 मिनट वहाँ पे रुकता है। और 45 मिनट रुकने के बाद में 4:37 पर ये वाक़या है 9 बजे 9 अगस्त के 9 अगस्त और 8 अगस्त के रात के बीच की बात है। ये तब तक सुबह होने वाला था। 4:37 पे 9 अगस्त की सुबह उस सेमिनार हॉल से निकलता है। ऐसा सीसीटीवी की जो फुटेज थी उनमें इसकी जब पिक कैद हुई है, उसके अनुसार ये पाया गया कि ये 45 मिनट वहाँ पे रुकता है और 4:37 पर सुबह उस कमरे से सेमिनार हॉल से निकलता है। तब तक सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद में तकरीबन 6 बजे जब हॉस्पिटल प्रबंधन का एक कर्मचारी उस सेमिनार हॉल में जाता है, तो वहाँ की जो स्थिति, वहाँ पे जो मौका वारदात पे जो वहाँ पे एक उस व्यक्ति को लाश नज़र आती है, और लाश से उसके जो भी प्राइवेट पार्ट होते हैं, और चाहे उसका मुंह ले लो, चाहे उसकी आँख ले लो, चाहे कान ले लो, हर जगह उसकी खून निकल रहा है। तो ये सब मंजर देख के वो काफ़ी तरह से जोर प्रकार से चीखता है, चिल्लाता है, और चिल्लाने के बाद में फिर वहाँ पे एक भीड़ एकत्रित हो जाती है, जिसमें जितना भी वहाँ का डॉक्टरी स्टाफ होता है वो सब आ जाता है। आने के बाद में जो वहाँ की पुलिस होती है, पुलिस को सूचित किया जाता है, और पुलिस को सूचित करने के बाद में जो ये हॉस्पिटल प्रबंधन होता है, पहले तो इस बात को दबाना चाहता है कि जाहिर सी बात है कि एक जब मेडिकल स्टाफ की जो लेडी डॉक्टर होती है उसका मर्डर हो जाता है, तो नेचुरली है ऐसी बात बाहर या मीडिया में फैलने से हॉस्पिटल प्रबंधन की बदनामी होगी। तो ऐसी बात सोच के वो इस बात को पहले तो दबाना चाहते हैं। फिर मजबूर होके ये जो ट्रेनी महिला डॉक्टर होती है इसके माता पिता के पास में फ़ोन किया जाता है, और फ़ोन करने के बाद में जब वो यहाँ पे आते हैं अपनी लड़की से मिलने के लिए, उसको देखने के लिए, तो तकरीबन उनको 3 घंटे तक बेवकूफ़ बनाया जाता है। और 3 घंटे के बाद में जब पेशेंट एक दूसरे से घुसर पुसर उनके कानों में तरह तरह की आवाज़ें कर रहे थे, तब वो उनको ये इस बात की जानकारी मिलती है कि हमारी लड़की की मौत हो चुकी है, उसका कत्ल हो चुका है। फिर इसके बाद में पुलिस पोस्टमार्टम के लिए उस ट्रेनी जो महिला डॉक्टर होती है उसकी बॉडी को भेजती है, और
वो जब पीएम उसकी रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आती है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में बहुत से घिनौने जो कारनामे उसके साथ में हुए वो उजागर होकर सामने आते हैं। एक्चुअली उसके प्राइवेट पार्ट में एक प्रकार की राड या लोहे का कोई टुकड़ा डाल दिया गया था, और उसका जो ये बायां का ये हाथ था वो भी, उस पर भी काफ़ी चोट लगी थी और संभवतः फ्रैक्चर हो चुका था। उसके चेस्ट पे भी काफ़ी चोट लगी थी, और ये जो गर्दन होती है, गर्दन उसकी टूट चुकी थी, और आँखों में भी एक शीशा टाइप का घुसड़ गया था, जिसके वजह से उसके आँखों से भी काफ़ी खून बह रहा था, ऐसा मेडिकल रिपोर्ट में आया था। तो होता क्या है मित्रों, जब पुलिस की जांच पड़ताल करती है तो जाहिर सी बात है, जो ये संजय राय नाम का व्यक्ति था, इसकी काफ़ी जान पहचान थी और एक रसूखदार व्यक्ति था, और पुलिस विभाग में भी अच्छे आला अधिकारियों के साथ में उसकी उठक बैठक रहती थी। लेकिन जब वहाँ पे फोरेंसिक टीम आती है, तो फोरेंसिक टीम जब वहाँ पे हर एक चीज़ का बारीकी से मुआयना कर रही थी, जायजा कर रही थी, तो उसको एक ब्लूटूथ वहाँ से प्राप्त होता है। उस ब्लूटूथ से जो लास्ट नंबर कनेक्ट हुआ होता है वो संजय राय का होता है, और संजय राय के नंबर पे जब कॉल की जाती है तो वो जितने भी सबूत थे वो मिटा चुका था, लेकिन वो संभवतः अपने जूतों को नहीं साफ कर पाया था, जिस जूते पे उस ट्रेनी महिला लेडी डॉक्टर के खून के धब्बे पड़े हुए थे, और पुलिस उसको वहाँ से पकड़ के ले आती है। पकड़ कर ले आने के बाद में जब उससे पूछताछ करती है, तो पहले तो वो तरह तरह से पुलिस को गुमराह करता है, लेकिन अंततः कोई कातिल और कोई भी अपराधी एक अपराध करने का चाहे जितना नायाब तरीका क्यों न ढूंढ ले, कोई ना कोई उससे भूल, कोई ना कोई उससे गलती हो ही जाती है कि कानून के जो हाथ है उसके गले तक पहुंचने में देर नहीं लगती। तो फिर जब पुलिस कड़ाई से इसे पूछताछ करती है, फिर ये सारी बातों को पुलिस के सामने उगल देता है और कहता है कि 3 बजे सुबह 9 अगस्त के पहले और 8 अगस्त की रात को तकरीबन 3 बजे हम एंट्री होते हैं सेमिनार हॉल में, और फिर उसके साथ में अब जैसा जो भी कुछ इसने उसको बलात्कार करने के लिए प्रयास किया, लेकिन उस ट्रेनी महिला लेडी जो डॉक्टर होती है, जब वो उसका विरोध करती है तो इसके सर को ये दीवार से दे मारता है, और दीवार से सर दे मारने पे होता क्या, उस ट्रेनी महिला लेडी जो डॉक्टर होती है उसके आंखों पे चश्मा लगा होता है, वो चश्मा टूट जाता है, और चश्मे की जो एक कांच होती है मिरर शीशे की, उसकी आंख में घुस जाती है। घुसने से उसके आँख से काफ़ी ब्लड निकलने लगता है, और उसको इतनी तेज से दीवार में लड़ाता है कि उसकी ये पीछे की जो गर्दन होती है इसकी हड्डी भी टूट जाती है, और उस लेडी जो महिला ट्रेनी डॉक्टर होती है उसके पेट में भी काफ़ी चोटें पाई गई थी, जिस प्राइवेट पार्ट से तो उसके ब्लड ही निकल रहा था। और फिर पुलिस जब अपनी जांच प्रक्रिया और आगे बढ़ाती है तो ये पता चलता है, ये संजय राय नाम को ये जो व्यक्ति था, इसकी 4 शादियां होती हैं, और पहली पत्नी भी इसको छोड़ के चली जाती है, दूसरी पत्नी भी इसको छोड़ के चली जाती है, और तीसरी पत्नी भी इसको छोड़ के चली जाती है, और जो इसकी चौथी पत्नी होती है वो उसकी संभवतः मृत्यु हो जाती है इसके सामने। लेकिन जब इसको पकड़ के पुलिस इसके घर ले जाती है तो वहाँ मोहल्ले वालों से ये सूचना मिलती है कि ये जो एक मोबाइल में एक साइट होती है पॉर्न वीडियो की जो साइट होती है, उस पर पॉर्न वीडियो की नग्न फिल्में देखा करता था, और तरह तरह की जो पॉर्न फिल्में होती, पॉर्न शॉर्ट वीडियोज होते हैं, उनको देखा करता था, और जिसकी वजह से ये इसका सेक्स करने की जो इसकी प्रवृत्ति थी वो काफ़ी इसमें बढ़ी रहती थी, और इसी कारण से इसकी बहन से भी एक बार लड़ाई हुई थी, केवल इसके जो चाल चरित्र और इसके चरित्र को लेकर। तो इसकी बहन से भी एक बार इसकी लड़ाई हो चुकी थी, और ये दारू का भी आदी था, ये अक्सर दारू पीता था, दारू पीने का ये हैबिचुअल था, और प्रतिदिन शाम के टाइम इसको किसी न किसी तरीके से दारू चाहिए होती थी, ऐसा जो मीडिया के हवाले से रिपोर्टें आई हैं उनसे ये जानकारी प्राप्त हुई है।
और ये जो हॉस्पिटल था आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल, उसमें जिन पेशेंटों को जिन मरीजों को भर्ती कराने के लिए ले जाता था तो उनसे ये अच्छी रकम लेता था। जाहिर सी बात है, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल होते हैं जो जाने माने हॉस्पिटल होते हैं, उनमें वैसे भी इतनी जगहें खाली नहीं होती कि पेशेंटों को भर्ती कराया जा सके। उनमें पहले से ही इतने मरीज होते हैं कि जगह खाली होना नामुमकिन होता है। तो ये मरीजों को जिनको भर्ती कराता था उनसे भी ये मोटी रकम लेता था, ऐसा जानकारी में निकल कर आया है। फिलहाल इसका जो भी ये केस फिर हुआ, उसके बाद में सीबीआई को इसका केस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इसमें अभी कल एक न्यूज़ हमने देखा था कि इस मैटर में अब जो भारत देश में फांसी देने के फील्ड में एक जल्लाद हैं जिनको पवन जल्लाद के नाम से जाना जाता है, संभवतः वो इस केस के जितने भी आरोपी हैं उनको फांसी देने का काम करेंगे। फिलहाल अभी तो फाइनल रिपोर्ट नहीं आई सीबीआई की तरफ से, और ना ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की द्वारा मृत्युदंड जैसा कोई अभी इसके बारे में कोई सूचना नहीं आई है। फिलहाल जो मैंने कल न्यूज़ में देखा था कि पवन जल्लाद जो हैं, जो निर्भया नाम का एक बलात्कार हुआ था दिल्ली में, जो बहुत चर्चित ये एक वाकया हुआ था आज के 12 साल पहले, तो उसके जो भी दरिंदे थे उनको भी फांसी पवन जल्लाद के द्वारा दी गई थी। तो मित्रों, अभी तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है, और जब भी ये इस कोलकाता में जो ट्रेनी महिला डॉक्टर थी इसके बारे की कोई भी अगर न्यूज़ आती है उन दोषियों को सज़ा देने के बारे में, तो उसकी सूचना आपको ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और मित्रों, एक नशा करने वाली व्यक्ति की मानसिकता और पॉर्न वीडियोस वगैरह देखने वाले व्यक्ति की मानसिकता कितनी जल्दी कितनी फास्ट बदल सकती है, आप सब लोग इस कहानी से संभवतः समझने का प्रयास करेंगे। और इस कहानी को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप सब लोग जागरूक रहें, सजग रहें, और महिला की जो सुरक्षा है उसके लिए हर एक व्यक्ति को हर एक कदम सुनिश्चित करना चाहिए। और ये महिलाओं की लड़ाई महिलाओं को स्वयं लड़ना पड़ेगा, उसके लिए उनको स्वयं मजबूत होना पड़ेगा। और मित्रों, इस ब्लॉग में इतना ही, एपिसोड में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इससे ज़्यादा कहीं यूनिक और अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। लव यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।